हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 14 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का पेपर है, जिसमें कि मैथ्स के 20 क्वेश्चंस देखेंगे और साइंस के 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे और नॉर्मल भी है, लेकिन सारे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं हैं। तो इसमें सभी तरह के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ज़रूर करें और आप लोग कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें और देखें कि आप लोग 30 में से कितना कर पा रहे हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे करने से पहले खुद आप भी रोक कर करने का कोशिश करें, ताकि ज़्यादा फायदा होगा, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। इससे ये भी आपको पता चलेगा कि इस यानी प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया था, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या अगर बोल रहा है शुरुआती 60 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। जब शुरुआती करने का मतलब क्या है, 1 से लेकर 60 तक, है कि नहीं। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जब इस तरह से पूछे नेचुरल नंबर, तो डायरेक्ट आप कीजिए 60 + 1/2। यानी कहने का मतलब ये अगर n है तो n + 1/2 ये, तो ये 61/2, तो ये कितना 30.5, ये राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन है। नीचे दिया गया ये सब जो भी है, इसमें कह रहा है कि बाइक और कुल वाहनों की जो संख्या 1000 में है, पंजीकरण को दर्शाता है। तो आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, ठीक है। अध्ययन करना है ध्यानपूर्वक जो भी कह रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आलेख में पहली संख्या जो है बाइक है। ये जो आपको पहला थोड़ा डार्क कलर में दिख रहा है वह बाइक है, और दूसरी संख्या जो कुल वाहन, यानी ये जो दूसरा वाला ग्राफ दिख रहा है, ये जो दूसरा वाला ग्राफ, ये टोटल वाहन है, जिसमें कि बाइक भी आ जाता है। ओके, तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर अप्रैल 2017 में पंजीकृत बाइक के अलावा वाहनों की कुल संख्या कितनी है। किस में बोल रहा है, अप्रैल में। तो अप्रैल का कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर क्या है, तो क्या बोल रहा है, पंजीकृत बाइक, यानी बाइक जो है आपका ये वाला है, तो इसका डाटा कहाँ जा रहा है, ये 20 पे, यानी 20 के, ठीक। यानी बाइक की संख्या, किसकी संख्या, बाइक की संख्या। कुल कितना है, यहाँ पर डाटा जा रहा है कितना, 35 पर। तो टोटल कितना है, 35 के मतलब यहाँ पर 1000 समझिएगा कि 35,000, क्योंकि यहाँ कहा है कि 1000 में लेना है, ठीक है। तो अलावा पूछ रहा है, यानी पंजीकृत बाइक के अलावा कुल संख्या कितनी है। तो टोटल इतना है, उसमें पंजीकृत बाइक 20,000 है, तो इसमें से ये इसका माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 15 के मतलब के का मतलब 1000, तो 15,000 ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, देखिए 15 टेस्ट में राघव द्वारा प्राप्त औसत अंक 25 है, ठीक है। जुबेदा ने अभी तक जो है 23 का औसत बनाए रखा है, परंतु उसने केवल 10 टेस्ट दिए हैं। प्रत्येक टेस्ट के अंकों का पूर्णांक 30 है, तो अभी शेष 5 टेस्ट में जुबेदा को कितना औसत अंक प्राप्त करनी चाहिए, ताकि उसका प्रदर्शन राघव के समान हो सके। तो यहाँ पर बस औसत वाला फार्मूला लगाइए, यानी योग बराबर क्या होता है, जब औसत से रिलेटेड हो, तो योग बराबर औसत गुना कुल संख्या, यानी संख्या ये होता है कि नहीं। तो
राघव का कुल अंक कितना हो जाएगा, राघव का 15, यानी इसका औसत कितना 25, और कुल कितने टेस्ट खेले 15, तो इसका कुल हो जाएगा इतना। फिर बोल रहा है किसका, जुबेदा, वही जुबेदा है, इसने औसत 23 बनाया और केवल 10 खेले, अभी तक 10 टेस्ट दिया है और इसका औसत 23 है। तो और 5 बच गया, क्या कितना टेस्ट बच गया 5, तो 5 टेस्ट में उसने कितना औसत अंक प्राप्त किया। तो मान लीजिए उसने 5 टेस्ट में 1 औसत प्राप्त किया, कितना 1 औसत प्राप्त किया, तो x का मान निकाल लीजिए आपका आंसर। तो 15 बचे 75, 9 दूनी 30, 7 37, ये आपका 230 प्लस 5x। इसको सोल्व कीजिए, घटाइएगा तो ये कितना 5 4 1 145, 5x बराबर, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, घटाइएगा तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 29, यानी समान रखने के लिए जितना इसका योग है उतना इसका भी योग होनी चाहिए। तो कितना होगा, औसत 29 रखना होगा 5 टेस्ट में, शेष 5 टेस्ट में 29 उसको रखना होगा औसत। ओके, नेक्स्ट, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठोस गोले की प्राप्ति हेतु इस शंकु को पुनः मोड़ा जाता है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, एक शंकु है आपका, फिर इसको एक गोला में ढाल दिया जाता है, एक गोले में ढाल दिया जाता है। इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब क्या, वृत्त, आधार में क्या रहता है, जिस पर वह बैठा है वो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, ये है ना, और जिसका मान दिया है 144 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r बराबर क्या निकल जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर 144 बटे पाई, तो r बराबर कितना 12 बटे रूट पाई, यही ना, तो r बराबर r इतना निकल गया। तो आप समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो ठोस गोले की प्राप्ति हेतु तो शंकु को पुनः मोड़ा जाता है। इसकी तिर्यक ऊंचाई L दे दिया, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे दिया, ये 13 दे दिया, तो R तो इतना निकल गया, कहीं कोई डाटा तो गलती तो नहीं है, 144 एक 154 होना चाहिए। 1 मिनट में क्वेश्चंस को एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है कि ये मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। सॉरी, देखिए, हाँ गलती था, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आंसर क्यों नहीं परफेक्ट पकड़ा रहा है। देखिए 144 पाई है, कितना 144 पाई था, क्षेत्रफल 144 पाई, तो यहाँ 144 पाई। अब देखिए ये आसान हो गया, तभी तो ये देखिए पाई से पाई खत्म, तो आर स्क्वायर बराबर 144, तो आर बराबर कितना 12, इसका रूट कर दीजिएगा 12 हो जाएगा, क्यों स्क्वायर रूट के इधर चल जाएगा तो 12, तो ये आपका त्रिज्या 12 निकल गया। तो यहाँ पर आप ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे एक समकोण, तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब, हालांकि आप पाइथागोरस लगा कर निकाल सकते हैं। तो ये 5 12 13, तो हाइट इसका कितना आ गया, h 5 आ गया, h 5 आ गया। हमने h इसलिए निकाला कि मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आयतन में चाहिए हाइट, ना कि तिर्यक ऊंचाई, l नहीं चाहिए, ये l दिया हुआ है, हमें h की जरूरत पड़ती है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और गोला का आयतन 4/3 पाई
तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या पूछी है, तो गोले की त्रिज्या को हम बड़े आर मान लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। बस यहाँ पर मान पुट कीजिए, मान पुट करने से पहले ही कटाप डाल लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म। अब जो भी है मान को पुट कीजिए। आर कितना है 12 और स्क्वायर है तो 12 गुना 12। एच कितना हमने 5 निकाला, इधर क्या सिर्फ यहाँ पर 4 गुना आर क्यूब। यहाँ से ये 4 भी कट सकता था लेकिन यहाँ पर आप कटेगा 4 से ये 3 बार, तो बस गुना कीजिए, 12 या 36 पंचे 180 आर क्यूब बराबर। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 180, क्योंकि यहाँ पर ये आर क्यूब है तो आर क्यूब बराबर इतना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलती हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट 6% साधारण ब्याज देने वाले किसी बैंक में 700 रुपये की धनराशि जमा की। अधिराही इस धनराशि को बैंक में 5 वर्षों तक जमा रखता है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, RT% यानी 6 गुना 5 30%, 700 का 30% निकाल दीजिए, तो ये 7 या 21 210। ठीक, हालांकि आप सिंपल यहाँ से PRT लगा कर भी निकाल सकते हैं, PRT/100। हमने ऐसा इसलिए किया कि RT% गुना कर दिया, बस निकाल दिया भाई, जिससे कि आसान हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जब SI निकालिए तो मूलधन का RT% निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई मूलधन प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से 11/2 वर्षों में इतना ना ये 11/2 नहीं, ये 1.1/2 है, सही कर लीजिएगा। ये जो आपका है 1.1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष में 295 रुपया हो जाता है। तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर बोल रहा है, तो करना क्या है, तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि मूलधन जो है 100% है या 100 है, या तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आप फार्मूले लगाइए, हो सकता है किसी को ना समझ में आए तो बाद में कमेंट करने लगते हैं। कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ कमेंट कीजिए, अच्छी बात है। तभी तो मैं यहाँ पर ये समझ चुका हूँ कि आप जो है वो तरीका नहीं समझ पाते जो थोड़ा अप लेवल का होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नॉर्मल तरीका भी बताऊँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये अमाउंट दिया है, अमाउंट यानी मिश्रधन दिया है। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस SI, मूलधन प्लस SI, यही ना। तो अमाउंट कितना 295, मूलधन हमें निकालना है। SI क्या होता है P × R 12%, चलिए प्रतिशत क्या लिखेंगे, और 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष करने का मतलब 3/2 अपॉन 100। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर 6, तो 6 दिया 18 यानी 118P, 295 बराबर 118P अपॉन 100 ये होगा। तो आप इसको कटाइए 59 से 2 बार में, और ये 59 से 5 बार में, ये 2 से 50 बार में। तो P बराबर यहाँ से कितना निकल गया 250। ये आपका राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, पाई चार्ट द्वारा समझाया गया है। आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है, करना है जो कह रहा है आगे। देखिए इस प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है,
दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में अधिकतम एवं न्यूनतम मात्रा उपलब्ध खनिजों का अनुपात क्या होगा? अधिकतम कितना? 40%। न्यूनतम कितना? 8%। तो अनुपात 8%। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 8 से 5 बार में, तो ये क्या आ गया? 5:1 का राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन इजी ही होता है, पता नहीं किसी किसी को क्यों ये क्वेश्चन भारी लगते हैं। थोड़ा देखिए, इसमें गौर से देखिएगा ना, बहुत इजी होता है इस तरह के क्वेश्चंस। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? यदि किसी प्राकृतिक संख्या को 3, 4, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है, तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी यहाँ नंबर दिया है एलसीएम, और जो शेष लिखा है वो इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं कहता हूँ इसको ऑप्शन से ही कर लीजिए, आसान होगा। तो क्या बोल रहा है? सबसे छोटी संख्या, तो मैंने सबसे छोटी संख्या 63 देखा। क्या मैं 63 को 7 से भाग लगाऊं तो क्या 2 शेष बचेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये तो पूरी 7 से कट जाएगा 9 बार में, शेष तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 86 को अगर मैं देखूं और 7 से कटाऊं तो 84 तक कटेगा, 2 शेष बचेगा, है कि नहीं? तो ये हो सकता है। तो एक बार और देख लेते हैं, इस 6 को भी देख लेते हैं। 6 से कटाएंगे तो 14, 6 के 84, यहाँ 14 बार कटेगा और 2 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर ये भी काम कर रहा है, तो अब किसी से भी कटाइए, तो यानी कहने का मतलब 84 तक सेम टू सेम कटेगा और 2 शेष बचेगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और हमें सबसे छोटी संख्या पूछा है, और सबसे छोटी में तो हमें पहले ही पता चल गया, तो ये राइट आंसर है। तो छोटे से जाना है। नेक्स्ट, देखिए इस वीडियो से आपका ये हो सकता है, प्रैक्टिस भी हो सकती है कि नहीं, और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसका पैटर्न क्या था। तो इस बार भी तैयारी करने में थोड़ा आसानी होगा, है कि नहीं। और मैं यहाँ पर कुछ ऐसा तरीका बताता भी हूँ किसी किसी क्वेश्चंस का, जो कि बिल्कुल ही अलग होता है और वह आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा तरीका मैं बताता हूँ जो कि बहुत कम समय में आंसर लाया जा सकता है। और आपको पता है कि एग्जाम में पर सेकेंड बहुत मायने रखता है। अगर एक क्वेश्चन में अगर आप 10 सेकेंड भी बचाएं ना, तो आपका समझिए कितना क्वेश्चन, अब तो होगा 100 क्वेश्चंस का, तो 100 क्वेश्चंस में कितने आपने एक क्वेश्चन में 10 मिनट बताया, 100 क्वेश्चन में तो मतलब 1000 सेकेंड बचा लिया। उसको मिनट में चेंज करके देखिए कितना समय बचेगा, है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट भी करना जरूरी है, ये नहीं कि सभी क्वेश्चंस को बेसिक से ही किया जाए। जैसे मैं इस क्वेश्चंस को बोल रहा हूँ कि अब इसको आप एचसीएफ निकालिएगा क्या? नहीं। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई जितनी भी संख्या हो सभी को काट सके, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम पकड़ेंगे 16। क्या 16 से 56 कटेंगे? नहीं कटेंगे, तो ये आंसर गलत। उससे थोड़ा सा छोटा मैंने 14 देखा, 14 से 56 कट रहा है क्या? हाँ। 84 कट रहा है, बिल्कुल। 98, 14 से 98, बिल्कुल। तीनों कट रहा है, तो यही राइट आंसर है। महत्तम समावर्तक का मतलब क्या है? अगर इसका डिफिनेशन देखें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट सके या भाग लगा सके। आप समझ रहे हैं? तो बस आपका राइट आंसर। यदि कमर ने एक उपयोग किए हुए स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा हो और उसे इस स्टीरियो को पुनः कितने रुपये में बेचने पर 14% का लाभ प्राप्त होता है? तो डायरेक्ट आप कीजिए 1500 का 114%। परसेंट का मतलब नीचे में 100, यानी 100 में 14 जोड़कर हल कर लीजिए, तो ये आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ये कट गया 15 चौके 60, 15 का 15, 6 21, तो 0 1 ही ऑप्शन में ये राइट आंसर। ओके, तो कभी कभी देखिए पूरा जरूरी नहीं है कि पूरा हल करें, शॉर्टकट भी काम किया जा सकता है और समय बचाया जा सकता है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है किसी मिश्रण में रेत एवं बजरी का अनुपात 3:4 है।
जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो एक जगह रेत है और एक जगह बजरी है। रेत 3 है और बजरी 4 है। फिर बोल रहा है एक जगह बजरी है और एक जगह सीमेंट है। ये अनुपात जो दिया है 7:6 का, 6:7 का। तो बस तीनों का अनुपात निकालना, हमें निकालना है रेत और सीमेंट का। तो देखिए दोनों अनुपात में बजरी है, तो बजरी को बराबर कर दीजिए। तो बराबर करने के लिए 4 और 6 को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम 12 बना दें क्या? तो 12 बनाने के लिए हम इसे 2 से गुना कर दें और इसको 12 बनाने के लिए इस इक्वेशन को हम 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12, ये 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो बस निकल गया, दोनों जगह बजरी 12-12 हो गया है कि नहीं। तो हमसे पूछा क्या है, रेत और सीमेंट। रेत कितना आया 9, सीमेंट कितना है 14। यही राइट आंसर है। हालांकि आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में बताया भी है, कई तरीके इसके लिए। तो हर एक वीडियो में सब तरीका बताना जरूरी नहीं है दोस्त। अगर आप मेरे पहले से भी वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये सब तरीका आप लोगों के लिए इजी हो गया होगा, है कि नहीं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग रुके हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि चलिए जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा कर रहा है या आपके लिए बेनिफिट हो रहा है। तो लगता है कि हाँ और आगे वीडियो बनाया जाए, नहीं तो फिर ये देख लेते हैं 20 टोटल जो एलपी का आपका 29 शिफ्ट हुआ है, इसको कंप्लीट करवाकर यानी 29 शिफ्ट को कंप्लीट करवाकर फिर बनाना बंद कर दूंगा। अगर इस 29 शिफ्ट तक में अगर आप लोग सपोर्ट नहीं किए तो मैं बनाना छोड़ दूंगा वीडियो, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो क्या करेंगे, है कि नहीं। तो फिर कोई और देखिए, हालांकि एलपी का जो है एलपी टेक्नीशियन का मैंने फुल पेपर सॉल्यूशन करवाया है, फुल पेपर, जिसमें कि आपका मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी चीज़ को इंक्लूड किया है, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर। तो टोटल 2900 शिफ्ट का करवाया है। और कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि टेक्नीशियंस का सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो दोस्त मैं बता दूं 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वह एलपी और टेक्नीशियन का CVT 1 दोनों एक ही हुआ था, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए आप एलपी का सोल्व करें प्रीवियस ईयर या टेक्नीशियंस का करें, दोनों एक ही पेपर है, ये नहीं कि अलग अलग है। अब ढूंढते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा, दोनों एक ही मिलेगा। तो चलिए इसको करते हैं। क्या कह रहा है, राम के पिता की आयु, राम की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, एक राम है और उसका पिता यानी फादर है। तो फादर राम का जो आयु है उसका 3 गुना है फादर की आयु। 4 वर्ष पूर्व राम की आयु उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी राम की 1 रहेगी तो इसकी 4 गुनी हो जाएगी। मेरी बात को यहाँ पर समझिए, इसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए मैं इसको कैसे करूँगा, मैं इसको इक्वेशन से सोल्व करने वाला नहीं हूँ। तो इन यहाँ का गैप जो है हमें इक्वल करना है, दोनों जगह का गैप इक्वल करेंगे। अभी इक्वल नहीं है, यहाँ पर इन दोनों का गैप 1 है और इन दोनों का गैप 0 है, तो अभी इक्वल नहीं है। तो इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए मैं पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, तो आपका जवाब होगा 2 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का। तो इस पूरे इक्वेशन को इसके अंतर से गुना कर दीजिए और इस इक्वेशन को ये जो अनुपात है इसके वाले अंतर से गुना कर दीजिए। अब नया रेशियो बनकर आ जाएगा। 1 मिनट, देखिए अब जो यहाँ पर आएगा एक नया रेशियो बनकर आएगा। 3 एका 3, 3 तिया 9, 2 एका 2 और
4 दूनी 8। अब इन दोनों का गैप समान हो गया, दोनों जगह देखिए 1, और इसी एक गैप का मतलब ये 4 वर्ष पूर्व है। पहले 9 था अब 8 हो गया है, पहले 3 था अब इसका 2 हो गया है, यानी इस एक गैप का मतलब 4 है। तो हमें पूछ रहा है कि इसकी राम की वर्तमान आयु। अब इस अनुपात को नहीं लेना है, यहाँ जो नया अनुपात बना राम की वर्तमान आयु, तो ये वाला वर्तमान था, ये 4 वर्ष बाद वाला अनुपात था। तो हमें वर्तमान में जाना है, राम के वर्तमान अनुपात में कितना है 3, और एक अनुपात का मान 4 है, तो 3 अनुपात का मान 3 चौके 12। ये राइट आंसर। ये तरीका सीखिए, आपको जो है कि इस तरह के क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे, समय की बचत होगी। रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 1.6 गुने से 2 वर्ष कम है, यानी एक रोशन है और एक उषा है। तो यहाँ पर x मानकर कीजिए, क्योंकि उस तरीके से यहाँ पर नहीं निकलेगा। रोशन की वर्तमान आयु जो है उषा की आयु का 1.6 गुने से 2 कम है, तो उषा की आयु को हमने x मान लिया वर्तमान आयु, तो इसके 1.6 गुने से 2 कम है, ये बात कह रहा है। तो इसका वर्तमान आयु इतना, उषा की वर्तमान आयु इतना, फिर कह रहा है 8 वर्ष पूर्व, तो इसमें 8 वर्ष घटाइए, 1.6x माइनस 2 माइनस 8, और इसमें भी 8 वर्ष घटाइए, तो कहता है कि 8 वर्ष पूर्व उषा की आयु रोशन की आयु के आधे, रोशन की आयु ये है, इसके आधे से 1 वर्ष अधिक, यानी से 1 वर्ष अधिक, ये इसका आयु है, उषा के आयु के बराबर है। इसको सोल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। चलिए मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा, क्योंकि ये मैंने खुद टाइपिंग किया है, तो इसलिए इसका मेरे पास पीडीएफ है। तो मैं इसे लगभग 7-8 पेपर का आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व कीजिएगा, तो ये क्या होगा 1.6x माइनस 10 प्लस का 2, इसको सोल्व कर लिया मैंने शॉर्टकट, प्लस का 2 बराबर में क्या आएगा 2x माइनस का 16। आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा 1.6x माइनस 8 बराबर 2x माइनस 16। ठीक है, तो इसको घटाइएगा तो ये 0.4x होगा माइनस में, और इसको इधर ले जाइएगा तो ये माइनस का 8, ये 8 जो है उधर जाकर प्लस में होगा, तो माइनस का 8, तो माइनस माइनस खत्म। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी यानी 20, x बराबर कितना आ जाएगा 20। हमें पूछा किसका है, रोशन की वर्तमान आयु, तो रोशन की वर्तमान आयु कितनी है, इतनी है। इसमें x पुट कीजिए, 1.6x के जगह पर 20 माइनस 2, इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर 16 दूनी 32, अच्छा 32 माइनस 2 कितना आ गया 30। तो रोशन की वर्तमान आयु कितनी है 30, आपका राइट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कौन सा यहाँ पर कौन सा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट करने का मतलब जो ये समकोण त्रिभुज है इसमें कुछ ना कुछ फिक्स मान रहता है, जैसे कि अगर आपका ये 4 है ये 3 है तो ये ऑटोमेटिक 5 होगा, अगर ये आपका 5 है ये 12 है तो ये ऑटोमेटिक 13 होगा। इस तरह के जो ट्रिपलेट होते हैं इनमें से पूछ रहा है कौन सा है, तो 5 12 13 है। ट्रिपलेट करने का मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। उसी तरह करके देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर में 13 का स्क्वायर कितना 169। इन दोनों को जोड़िए तो 169 नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है। तो बस एक ही संख्या यहाँ पर है 5 12 13, इसी को ट्रिपलेट कहते हैं या पाइथागोरियन त्रिक ये कहते हैं। चलिए इसका वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी इसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए। 1 2 1 1 2 1 1 इसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए। और इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए। 1 1 2 1 1, मैं पूरा गुना करने के लिए नहीं बोलूँगा, बस
आप थोड़ा सा भी गुना कीजिएगा तो आपका आंसर तक पहुंच पाइएगा। देखिए 1 से गुना कीजिएगा तो पूरा सेम टू सेम होगा, फिर इस वाले 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम होगा, है कि नहीं। फिर इस 2 से गुना कीजिएगा तो 2 2 4 2 2। फिर यहाँ पर देखिए इस 1 से गुना कीजिएगा इस वाले 1 से तो 1 1 2 1 1। मैं कहता हूँ इतने में जोड़ के देख लीजिए ना, आपका आंसर पता चल जाएगा। 1 1 1 2 2 2 4 1 5 1 2 5। शुरू में 1 2 5 किस में है? 1 2 5 यहाँ पर शुरू में है, यही राइट आंसर है। बाकी बात पूरा गुना करना क्या जरूरी है क्या? तो इसके लिए स्क्वायर निकालने का मेरे पास कोई ट्रिक व्रिक है नहीं। हालांकि 2 संख्या का रहता या 3 संख्या का रहता तो मैं बता सकता था, लेकिन इतना बड़ा निकालने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन बेसिक से हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी फास्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। पाइप ए और सी एक टैंक को खाली क्रमशः 16 और 24 घंटे में करता है। तो एक पाइप ए है और एक सी है। जो ए करता है वह 16 घंटे में भर सकता है और बी सी जो है यह 24 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बी भरी हुई टैंकी को खाली करता है 12 घंटे में। बी जो है खाली करने वाला है जो कि 12 घंटे। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल काम होगा, टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क बराबर जो होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये बात समझ लीजिएगा। यानी समय गुना क्षमता, कुल कार्य बराबर समय गुना क्षमता। तो यहाँ से जो हम इसको भाग देकर निकालेंगे वह क्षमता निकलेगा। 16 से हम 48 को भाग दें तो कितना आएगा? 3। 24 से 48 को भाग दें तो 2, और 12 को हम 48 से भाग दें तो ये 4। ये आपका एलसीएम है। किसका? इन तीनों का एलसीएम है। आपको फास्ट एलसीएम निकालने के लिए आना चाहिए, छोटी छोटी नंबरों का। बात समझ रहे हैं? तो ये एलसीएम और यही है आपका टोटल वर्क और ये आपका क्षमता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है? जब खाली टैंक की हो यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, ये ABC तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टैंकी भरने में कितने समय लगेंगे? समय बराबर क्या होगा? तो टाइम बराबर क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन क्षमता, यही ना। तो निकालना है हमें इसमें टोटल वर्क कितना? 48। क्षमता, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता प्लस का 2, सी की क्षमता माइनस का 4। बस इसको हल कीजिए, इसको आप हल कीजिए। देखिए 48 3 2 5 में 1, 5 में 4 गया तो 1, 48/1 तो कितना आ गया? 48 ही आ गया। तो आपका टाइम कितना निकल कर आया? 48 घंटा। ये राइट आंसर है। ओके, तो इस तरह से आप टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है आसानी से जल्दी बना पाओगे। हालांकि आप दूसरा तरीका लगाओ, देखिएगा कितना टाइम लगने वाला है। इसको देखिए, किसी बिल्डिंग से 50 मीटर दूरी पर स्थित किसी टावर के शीर्ष से बिल्डिंग के निचले सिरे का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कोई एक भवन है और उसके सामने एक टावर है। तो बिल्डिंग से, यानी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से 50 मीटर दूरी पर है। यहाँ पर किसी टावर के शीर्ष के निचले सिरे, यहाँ से ये निचले सिरे से अवनमन कोण करने का मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री है। तो जब इस तरह का कोण हो तो ये कोण भी 60 होगा, एकांतर कोण होने की वजह से 60 डिग्री होगा। तो हमें टावर की ऊंचाई पूछी है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछी है। तो लगा दीजिए tan थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार। तो लंब हमने h मान लिया, आधार कितना? 50, थीटा कितना? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। तो इसको हल कीजिए, h बराबर 50√3। यहाँ पर सीधा हमने लगाया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बस यही किया और कुछ नहीं किया। थीटा के जगह पर मैंने 60 फुट किया, बाकी बाद लंब के जगह पे h और ये आपका आधार है। ये बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, तो इससे कोई बेसिक, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता है दोस्त। ABC एक साथ किसी काम को 8 घंटे में कर रहे हैं। A + B + C तीनों मिलकर
8 दिनों में कर रहे हैं, अधिक केवल ए और बी इस काम को 16 दिन में, ए और बी 16 दिन में, ए और सी, ए प्लस सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 48, 6 बार में, 3 बार में, और ये आपका 4 बार में। तो यहाँ पर जो ये क्षमता निकल कर आया, ये तीनों का क्षमता मिलाकर 7 है। यहाँ पर ए बी का 3 है, ए सी का 4 है। ठीक है, तो हमें ए का क्षमता, सिर्फ ए का क्षमता प्राप्त करनी है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सिर्फ हमें ए की क्षमता निकालनी है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि ए कितने दिन में कर पाएंगे। तो ठीक है, तीनों की क्षमता कितनी है हमारे पास? 6 है। और यहाँ पर इतना सा ध्यान से समझिएगा, हालांकि और इसका भी अल्टरनेट तरीका हो सकता है। हम यहाँ पर इन तीनों को अगर जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, तो यहाँ पर 2 ए है कि नहीं? इसका मतलब यहाँ पर जो है ए प्लस बी प्लस सी और एक ए एक्स्ट्रा है, एक ए एक्स्ट्रा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। और यहाँ पर एक ए एक्स्ट्रा, ए बी सी का मान तो 6 है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसको नहीं भी लिखिएगा। ए बी सी का मान 6 है, तो टोटल 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है। इसका मतलब ए को 1 होना चाहिए। ए का अनुपात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ए की क्षमता 1 होना चाहिए। फिर से मेरा बात समझिएगा, यहाँ पर ए बी सी ये तीनों मिलाकर 6 है, तो एक ए एक्स्ट्रा है। इन तीनों का हमने यहाँ पर दे दिया है 6, तो क्योंकि यहाँ पर तीनों एक साथ है तो इसका जो क्षमता है 6 है। लेकिन यहाँ पर जब हम इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, तो हमें टोटल 7 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 7। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये कितना है? 1 है। यानी ए की क्षमता हमें पता चल गई कि 1 है। टोटल काम कितना? 48। उसकी ए की क्षमता कितनी? 1। तो ये भी कितना आंसर हो गया? 48 घंटा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं तो मैं फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। हो सकता है ये कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए, 3 आया, ठीक है, इसका 3। तो मैं कहता हूं कि ए बी सी में ए बी सी कितना है? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6 है। ए बी कितना है? 3। ए बी कितना है? 3। यहाँ पर 3 पुट कीजिए तो सी कितना होगा? तो यहाँ से सी कितना निकल जाएगा? 6 में 3 गया 3। सी का जो क्षमता है 3 निकल कर आ गया। सी की क्षमता 3 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको किसका चाहिए? ए का चाहिए। ए किस में है? ए प्लस सी। ए प्लस सी का मान कितना है? 4 है। और ओनली 1 सी का मान कितना है? 3। तो ए का मान आराम से निकल जाएगा। तो ए बराबर यहाँ से कितना? 1। और बस काम करवाना है, टोटल 48 काम करवाना है। किससे करवाना है? ए से। ए की क्षमता 1 है, तो टाइम कितना? 48 दिन। ये राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट दोस्त फिर से कह रहे हैं कि अगर आप अभी तक भी इंटरेस्टेड हैं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी अपनी चैनल की ब्रांडिंग तो करते नहीं है कि आप इस चैनल पर आपका स्वागत है फलना निकलना जो बोला जाता है, जिससे कि आपको चैनल का नाम याद हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हालांकि अगर आप ढूंढना भी चाहते हैं तो जो भी टॉपिक ढूंढना चाहते हैं उस टॉपिक को लिखें, लास्ट में वायुमंडल जी लगा दें। ये है वाटर मार्क, इसको देख लीजिएगा। या तो स्टडी STUDY स्टडी ONSY मंडल जी लगा सकते हैं, मंडल जी। इसको भी सर्च कीजिएगा तो आ सकता है, क्योंकि अभी हमारी चैनल उतनी भी ग्रो नहीं हुई है जो कि आप तक जो जैसे ही सर्च कीजिएगा आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाद में ढूंढने में आसानी हो। तो इस क्वेश्चन को देखिए,
अनुराग, अर्जुन और अनुराग कार्य को क्रमशः 5 और 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक अर्जुन है, एक अनुराग है। अर्जुन जो है ये 5 और अनुराग जो है ये 6। थोड़ा सा मैं डार्क वाला पेन ले लूं। ओके, ये ठीक है। तो ये 6, तो इन दोनों का एलसीएम कितना? तो आपका जवाब होगा 30। बस इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? तो ये आपका हो जाएगा 6, 5। ये क्षमता है। जब भी पैसे की बंटवारी होती है या किसी भाग का बंटवारा होता है तो वह क्षमते से बंटवारा होता है, ना कि समय से। कौन कितना समय लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसका क्षमता क्या है, एक दिन का क्षमता क्या है। बात समझ रहे हैं? समय भी मायने रखता है लेकिन वो इस क्वेश्चंस में नहीं रखेगा। अधिकतर क्वेश्चन में समय मायने नहीं रखेगा, क्षमता के अनुसार पैसे की बंटवारा होती है। तो अर्जुन की जो मिलना चाहिए और अनुराग को जो मिलना चाहिए, अर्जुन को 6 मिलना चाहिए और अनुराग को 5 मिलना चाहिए। तो यहाँ से दोनों का मिलाकर 11 है और टोटल यहाँ पर कुल कितना दिया है? 770। तो एक अनुपात का मान कितना? 70। एक अनुपात का मान 70 हमें चाहिए किसका? अर्जुन का हिस्सा। तो अर्जुन को कितना है? 6। तो 6 अनुपात का मान कितना होगा? 6 से गुना कर दीजिए दोनों को, तो 6, इसको भी 6 से, तो 420 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस नहीं हुआ है, मैंने सोचा कहीं ये भी क्वेश्चंस हो गया क्या। एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का यूनियन कोण 45 डिग्री है। एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, इसके शीर्ष से, ये इसका शीर्ष है और यहाँ पर मान लीजिए एक टावर लगा हुआ है जो कि 45 डिग्री है। कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई 47 मीटर है। ओके, टावर की ऊंचाई 47 मीटर है। प्लेटफॉर्म और टावर के बीच क्षैतिज दूरी 40 मीटर है। ये आपका टावर है, ये आपका यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। हमने इस तरह से इसलिए बना दिया कि मान लीजिए प्लेटफॉर्म तो इधर होता लेकिन शीर्ष तो कहीं ना कहीं यही तो होता, ठीक नहीं। तो इसके बीच की जो दूरी है वह 40 मीटर है, ठीक है। तो ये 40, तो ये भी 40, ऊपर भी 40, अगर समांतर रेखा दोनों है तो, है कि नहीं। तो जब tan 45 होता है तो ये जितना ये होगा उतना यहाँ से, उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ये भी 40 है कि नहीं, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है? एक से गुना कीजिएगा तो ये भी 40 लगा भी सकते हैं आप लोग। tan थीटा यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर, ये आपका आधार है, आपको लंब निकालनी है। तो यहाँ से tan 45 का मान 1, तो x बटे 40, तो x बराबर कितना? 40। अगर हमने x को x मान लिया तो 40 निकल गया। तो हमसे पूछा गया है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या होगा। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 47 है, तो हमें यहाँ तक के बारे में पता नहीं चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये 40 है, तो ये कितना होगा? 7 होगा कि नहीं। ये आपका 7 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझिए थोड़ा, ये मैथ्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 20। तो आपने, उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा टोटल कॉपी पेन पर, और आपने ये भी पता किया होगा कि आपके कितने सही हुए। हालांकि कमेंट कर सकते हैं आपके कितने 20 में से, 20 मैथ में से कितने आए। तो अब चलिए साइंस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जीएस के क्वेश्चंस को। एक हॉर्स पावर यानी 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। ओके, नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चंस में आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, डैश डिग्री सेल्सियस बराबर इतना फ़ारेनहाइट है, तो यानी डिग्री सेल्सियस में निकालना है, इसका मान निकालना है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, CFRK आप किसी में भी निकाल सकते हैं, और इसके नीचे लगा दीजिए 5945, 5945। C के साथ -0 माइनस कीजिए और F के साथ 32 माइनस कीजिए,
और r के साथ 0, k के साथ 273 माइनस करना है। बस ये मान आप अगर याद रख लिए तो इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी हो सभी के सभी क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। हमें चाहिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो बस हमको ये अनुपात चाहिए। तो C में 0 घटाएं या ना घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे में 5, नीचे बटे लगा सकते हैं समय, बराबर, यहाँ पर बराबर भी दे सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं बराबर आप लगा सकते हैं। तो ये बराबर, इतना बराबर, इतना बराबर, किसी को आप बराबर में ले सकते हैं। हमें फ़ारेनहाइट में निकालनी है। फ़ारेनहाइट में मान कितना दिया है 167 माइनस का 32 बटे 9, इसको हल कीजिए, C का मान निकल जाएगा। तो इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, 3, 1 बटे 9, यहाँ पर नीचे में 5 है, तो इसको और ज़्यादा घटाइएगा तो ये कितना 15 9 35 से 15 बराबर में 15, तो C बराबर 15 × 5 = 75 डिग्री सेल्सियस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इनमें से किसी का भी निकाल सकते हैं। ये C है, समझिएगा C है। तो ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, रेडियन है, ये केल्विन है, किसी का भी निकाल सकते हैं तुलना करके। अगर हमसे केल्विन में पूछता तो इसका अनुपात और इसका अनुपात लेते हैं, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा तो यहाँ लिए, अगर रेडियन में पूछता तो इसका अनुपात लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। ये ट्रिक मैंने खुद ही बनाया था और अभी तक काम आ रहा है। आप भी कर सकते हैं, आप भी घर में बैठकर कुछ से कुछ ट्रिक बनाइए जो कि याद रखने में आसानी रहे, और इस तरह के क्वेश्चन तो बराबर पूछा जाता है उस तरह। हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है? तो ये आपका चुंबकशीलता या पारगम्यता का, दोनों का एक ही है, या चुंबकशीलता या पारगम्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? व्युत्पन्न मात्रक नहीं है मतलब कि मूल मात्रक है। अगर नहीं है तो इसका मतलब मूल मात्रक, जो कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है 7। तो इनमें से कौन सा मूल मात्रक है? तो ये मोल। कौन कौन से मूल मात्रक हैं आपका पता होना चाहिए। एक तो द्रव्यमान है और तापमान, धारा, पदार्थ का परिमाण जो इसका दिया हुआ है, पदार्थ का परिमाण या मात्रा, और आपका समय, द्रव्यमान, तापमान, धारा, पदार्थ का परिमाण, समय, और ज्योति तीव्रता, और एक क्या होता है 7 को होता है, 6 तो मैंने लिखा दिया, द्रव्यमान, तापमान, धारा और पदार्थ का परिमाण, समय, ज्योति तीव्रता। जो चलिए लिखाते हैं। द्रव्यमान का क्या, द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं आप लोग? केजी में। तापमान को केल्विन में, SI यूनिट है। धारा को एम्पियर में, पदार्थ का परिमाण मोल, और समय को सेकेंड में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला ज्योति तीव्रता, और एक क्या होता है ध्यान में नहीं आ रहा है। टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 7। ओके, तो टोटल 7 याद रखिएगा। एक याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है मेरे ध्यान से निकल गया हो। चलिए नेक्स्ट देखिए। हो सकता है अभी तक मैं, अगर ये वीडियो खत्म होते होते याद आ जाए तो मैं जरूर आपको बताने का कोशिश करूंगा कि उसका क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने किलोमीटर? तो 1 मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से भाग लगाना होगा। जब 1000 से भाग लगाइएगा तो 3 अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि 3 0 है, तो ये राइट आंसर। हाँ, याद आ गया कि ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से हमको याद आ गया, दूरी। ये क्या होता है? दूरी, जिसको आप लोग मीटर में मेजर करते हैं।
तो ये 7 मूल मात्रक होता है, बाकी बात जितने भी होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ओके, नेक्स्ट, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, प्रति सेकेंड, तो 1 जूल प्रति सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर है। एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? बल की इकाई जूल होती है, नहीं, ये कार्य का होता है, तो ये गलत है। दिए गए कार्य की इकाई न्यूटन, कार्य की इकाई न्यूटन नहीं, जूल होता है। पास्कल, ये तो दाब का या वार, ये सब दाब का ही, तो ये गलत है। दाब की इकाई पास्कल होता है, वार होता है, टॉर होता है, हाँ बिल्कुल सही है। आयतन की इकाई आपका मीटर क्यूब होता है, ना कि किलोग्राम, तो ये गलत, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 3 उसका सही था। 10 पर पावर 15 का गुणक के बराबर है, यानी 10 पर पावर 15 का जो ये नाम है, जैसे आप सुने होंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नीनो, फेम्टो, ईटो, इस तरह से सुने होंगे। तो इसमें 10 पर पावर 15 है, तो एटो और एक्सा ये तो 10 पर पावर 18 होते हैं, लेकिन एक में माइनस होता है, एक में प्लस होता है, बात समझ रहे? तो ये 18 वाला है, तो यहाँ पर 15 है, तो इसका मतलब डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो होगा, क्या होगा? फेम्टो, यानी 10 पावर 15 के गुणक के बराबर है फेम्टो। हमें याद है दोस्त, आप लोग भी याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए, बैकरल की मापन की इकाई क्या है? बैकरल की मापन की इकाई क्या है? तो ये है रेडियोधर्मिता। क्या है? रेडियोधर्मिता। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। इनमें से जो था 20 मैथ्स के क्वेश्चन, वो 14 अगस्त शिफ्ट 2 का था, और जो साइंस के क्वेश्चन थे वह हमने प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन हमने उसे मिक्स सभी अलग अलग शिफ्ट से उठा लिया है। सिर्फ इसमें यूनिट का था, यूनिट एंड डायमेंशन का। तो टोटल 30 क्वेश्चंस मैंने इसमें कराया। देखिए, सिर्फ मैथ का क्वेश्चंस थोड़ा लग रहा था कि कम क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा कराया जाए, और जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। और सिर्फ हमको मैथ कराने में थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि दोनों चीज़ एक साथ लेकर चलूँ। इसके बाद जो हम लोग जीके और रीजनिंग को साथ लेकर चलेंगे। अभी मैथ और साइंस को कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद जीके और रीजनिंग को फिर साथ लेकर चलेंगे। और अब देखिएगा कि मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कराने वाले हैं, तो आप लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा फायदा। तो आप अगर फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट उसका मैंने बना दिया है, हेल्पी टेक्नीशियन का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप टोटल 2900 शिफ्ट का देख सकते हैं। और ये मैथ और साइंस का मैंने करा रहा है, तो ये जो है लगभग ये 6ठा शिफ्ट है, यानी 6 पेपर का मैंने करा दिया है सिर्फ मैथ और साइंस का। ओके, बाकी बाद जो बचा होगा अभी 29 में से 23 शिफ्ट मैं कराने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और इस तरह की जो बातें हैं बहुतों से सुन चुके होंगे, है कि नहीं? तो ये सब बताना का कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR है, आप यहाँ से सर्च कर स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या तो आप सिर्फ टेलीग्राम पर इतना सा चीज़ लिखकर सर्च मारिएगा तो आराम से आ जाएगा। नहीं तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिला करते हैं। और मैंने वहाँ पर क्विज टाइप क्वेश्चंस भी डाला करता हूँ, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। याद है दोस्त, आप लोग भी याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन
बैकरल की मापन की इकाई क्या है? बैकरल की मापन की इकाई क्या है? तो ये है रेडियोधर्मिता। क्या है? रेडियोधर्मिता। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। इनमें से जो था 20 मैथ्स के क्वेश्चन हुआ 14 अगस्त शिफ्ट 2 का था। और जो साइंस के क्वेश्चन थे वह हमें प्रीवियस ईयर ही हैं, लेकिन हमने उसे मिक्स सभी अलग अलग शिफ्ट से उठा दिया है। सिर्फ इसमें यूनिट का था, यूनिट एंड डायमेंशन का। तो टोटल 30 क्वेश्चंस मैंने इसमें कराया। देखिए सिर्फ मैथ का क्वेश्चंस थोड़ा लग रहा था कि कम क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा कराया जाए, और जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। और सिर्फ हमको मैथ कराने में थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि दोनों चीज़ एक साथ लेकर चलो। इसके बाद जो हम लोग जीके और रीजनिंग को साथ लेकर चलेंगे। अभी मैथ और साइंस को कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद जीके और रीजनिंग को फिर साथ लेकर चलेंगे। और अब देखिएगा कि मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कराने वाले हैं, तो आप लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो आप अगर फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट उसका मैंने बना दिया है, एलपी टेक्नीशियन का प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ से आप टोटल 2900 शिफ्ट का देख सकते हैं। और ये मैथ और साइंस का मैंने करा रहा है, तो ये जो है लगभग ये छठा शिफ्ट है, यानी 6 पेपर का मैंने करा दिया है सिर्फ मैथ और साइंस का। ओके, बाकी बात जो बचा होगा अभी 29 में से 23 शिफ्ट मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और इस तरह की जो बातें हैं बहुतों से सुन चुके हो, है कि नहीं? तो ये सब बताना का कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग खुद समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR है, आप यहाँ से सर्च करके स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या तो आप सिर्फ टेलीग्राम पर इतना सा चीज़ लिख कर सर्च मारिएगा तो आराम से आ जाएगा। नहीं तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिला करते हैं। और मैंने वहाँ पर क्विज टाइप क्वेश्चंस भी डाला करता हूँ, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।